हेलो स्टूडेंट्स, आपका आपके अपने चैनल मिशन परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आपको एक बहुत ही बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। ये कक्षा 10 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें मैंने 10 में जितने भी फार्मूले प्रयोग होते हैं सभी फार्मूलों को कलेक्ट किया है और सभी फार्मूले इसमें मैंने एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। तो अगर आप अपनी क्विक रिवीजन करना चाहते हैं और अपने फार्मूलों को एक साथ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे जितने भी टोटल फार्मूले आपको यूज होना है वो सारे के सारे आपको इसमें एक साथ मिल जाएंगे। तो यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गणित में प्रयोग होने वाले प्रमुख चिन्ह। तो देखें, पहला चिन्ह दिया हुआ है, ये प्लस का है। दूसरा है माइनस यानी कि घटाना का, पहले जोड़ का। इसके बाद गुणा, ये भाग का है। इसके बाद ये बराबर का चिन्ह है, फिर ये प्रतिशत का चिन्ह है, और इसके बाद ये चौकी का चिन्ह दिया हुआ है। देखें, इसके बाद अगला 8वां जो है वो इसलिए का चिन्ह है। अगला जो है त्रिभुज का चिन्ह है। अगला इसके बाद अनंत या अपरिभाषित का चिन्ह है। इसके बाद ओम या ओमेगा का चिन्ह है। इसके बाद अगला है ये पाई का है, और 13वां है ये अंश का है, और 14वां दिया हुआ है ये लंबवत का। यहाँ पे लंबवत लिखा है, लंबवत यहाँ पे हो जाएगा लंबवत का है। अगला ये जो लाइन है दो इस तरह की, तो इसको समांतर बोलते हैं, और ये चिन्ह बना हुआ है समरूप का है। अगला ये समरूप नहीं है, ये बराबर नहीं है। अगला है ये वर्गमूल का है। अगला है ये अल्फा है, और अगला बीटा, और ये गामा है। थोड़ा सा और इसको अलग टाइप का बनेगा, मैं इसको बता दे रहा हूँ किस तरह का बनेगा। आपका जो गामा होगा वो इस तरह का चिन्ह बनेगा, ठीक है। ये आपका गामा चिन्ह रहेगा। इसके बाद अगला है ये थीटा है, और अगला ये फाई है। अगला ये साई। अगला ये है लैम्डा। अगला डेल्टा। अगला ये अनुपात। अगला ये समानुपात, और अगला ये प्रतीका है या बैक साइन भी इसको कह सकते हैं। अगला ये जो है ये फैक्टोरियल का है। अगला एट दी रेट का है, एट दी रेट यानी कि की दर से। अगला ये जो दिया है जैसा कि। अगला ये ग्रेटर देन यानी कि बड़ा है। अगला ये लेस देन यानी छोटा है। अगला ग्रेटर देन इक्वल टू यानी बड़ा और बराबर। अगला लेस देन इक्वल टू छोटा और बराबर। अगला है ये लगभग का है, और अगला ये टाउ का है। अगला ये जो दिया हुआ है 40वां ये घनमूल का है, और 41 दिया हुआ है ये रेखा कोष्ठक का है। 42 जो है छोटा कोष्ठक है, और 43 जो दिया हुआ है ये मंझला कोष्ठक है, ठीक है। और 44 जो दिया हुआ है बड़ा कोष्ठक का है। अगला ये दिया हुआ है सर्वांग सम का है, और अगला है ये सभी के लिए, उल्टा ये जो होता है वो सभी के लिए होता है। और इस तरह का दिया है ये अस्तित्व में है, और इस तरह का ये दिया है 48वां अस्तित्व में नहीं है। अगला ये कोण का साइन है, ठीक है। ये कोण का साइन थोड़ा सा अलग बनेगा, मैं इसको बता दे रहा हूँ किस तरह से बनेगा। तो कोण का साइन आपका इस तरह का दिया रहेगा, ठीक है। ये कोण का साइन आपका दिया रहेगा, ठीक है। अगला जो दिया है ये सिग्मा है। अगला समुच्चयों का सम्मिलन, इसको यूनियन बोलते हैं। अगला है ये समुच्चयों का सर्वनिष्ठ यानी कि इसको इंटरसेक्शन भी कहते हैं। और d/dx ये अवकलन का है, और ये इस तरह का चिन्ह है ये समाकलन का है। ये भी मैं बता दे रहा हूँ किस तरह का ये बनता है। तो इस तरह का चिन्ह जो होता है ये समाकलन का चिन्ह, इसमें इस तरह का चिन्ह जो दिया रहेगा ये चिन्ह दिया रहेगा समाकलन का आपका, ठीक है। इसके बाद अगला दिया हुआ है, अगला ये सदस्य है या अवयव है, और ये सदस्य नहीं है, अवयव है नहीं है। अगला ये उपसमुच्चय का है। अगला ये म्यू है, और ये संकेत करता है इसका है, और ये मापांक का है, मोड का चिन्ह है। अगला इस तरह का होता है ईटा। इस तरह का होता है छोटी सिग्मा। इस तरह का होता है रो, और ये आई आयोटा। और इसके बाद इस तरह का दिया हुआ है रेखा का है, ये किरण का है, और ये रेखाखंड का है। और ए आर या फिर इस तरह का ए आर लिखा है तो क्षेत्रफल इसका मतलब होता है। और ओ दिया है तो इस तरह का ये वृत्त होता है, और इस तरह का है तो वर्ग, ये इस तरह का होता है आयत, और इस तरह का ये माध्य समांतर माध्य का चिन्ह होता है। तो टोटल यहाँ पे हम लोगों ने 72 चिन्ह देख लिए हैं। अब आगे चलते हैं, और आगे हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर इसमें देखेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन से फॉर्मूले यूज होने हैं। ये चिन्ह बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग याद कर लेना है, ठीक है। अब देखेंगे पहला लेसन जो दिया हुआ है, पहला लेसन है संख्या पद्धति का, और संख्या पद्धति में पहला दिया हुआ है अंक। अंक क्या होते हैं? जिनसे सभी संख्याएं बनती हैं अंक कहलाते हैं। अंकों की कुल संख्या 10 होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से टोटल अंक कितने होते हैं? 10।
अगला है पूर्ण संख्या। वे संख्याएं जो प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जीरो से प्रारंभ होती हैं वे संख्याएं जो जीरो से यानी कि शून्य से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। यहाँ पे शून्य लिख लेना है, ठीक है। वे सभी संख्या कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्या। जैसे कि 1 2 से लेकर के देखो यहाँ पे अनंत तक दी हुई है। अगला है प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। वे संख्याएं जो 1 से अनंत तक की संख्या होती हैं जिनमें गणना की जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। यानी किसी भी चीज़ की गणना करनी है, वस्तुओं की गणना करनी है, तो उनकी गणना हम प्राकृतिक संख्याओं या प्राकृत संख्याओं से ही करते हैं। ये संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, ये भी अनंत तक दी होती हैं। अगला दिया हुआ है, अगला है पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक की सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है। यानी कि माइनस अनलिमिटेड से लेकर के और इस तरह से जीरो भी उसमें शामिल होता है, प्लस अनलिमिटेड तक, अनंत तक, ये संख्याएं सभी पूर्णांक होती हैं। अगला दिया हुआ है, अगला है सम संख्याएं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिन संख्याओं में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, शेषफल नहीं बचता है, वे सम संख्याएं होती हैं। अगला है विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्ण विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात 2 का भाग देने पर उनमें शेष बचता है, पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो विषम संख्या होती है। जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरह से अनंत तक ये भी होती हैं। अगला है भाज्य संख्या। वे संख्याएं जिनमें स्वयं तथा 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का पूर्ण भाग चला जाए भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। मतलब जिसमें किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए वो सभी संख्याएं कैसी संख्या होती हैं? भाज्य संख्याएं। इसके बाद अगला है अभाज्य संख्या। वे संख्या जिनमें स्वयं तथा 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का पूर्ण भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वे संख्या जिनमें स्वयं तथा, यहाँ तथा लिखना है, तथा स्वयं तथा 1 के अलावा किसी दूसरी संख्या का पूर्ण भाग नहीं जाता है, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 इस तरह से अनंत तक ये भी होती हैं। देखें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि एक ऐसी संख्या है जो ना तो भाज्य ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। एक ना तो भाज्य होती है ना ही अभाज्य संख्या होती है। अगला है सह अभाज्य संख्या। ऐसी संख्या जिनमें 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखें 5 और 11 है, इनमें कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है 1 के अलावा। इसी तरह से 16 21 है, और भी बहुत सारी संख्याएं ऐसी हो सकती हैं। अगला है परिमेय संख्या। वे संख्या जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 0 से लेकर के अनंत तक ये संख्या हो जाएगी, या इस तरह की कोई भिन्न दी है वो भी, और दशमलव के इस तरह के शांत दशमलव प्रसार दिया है तो वो भी, और ऐसी रूट वाली संख्या जिनका वर्गमूल पूरा पूरा निकलता है वो भी सभी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगला दिया हुआ है अपरिमेय संख्या। वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे पाई हो गया, रूट 2 हो गया, यानी कि पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, और ऐसी रूट वाली संख्या जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है वो भी अपरिमेय संख्या होती हैं। इस तरह की संख्याएं जो और दी हुई हैं, इस तरह की संख्याएं भी सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अगला दिया हुआ है वास्तविक संख्याएं। यानी सभी प्रकार की परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है, उनको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगला है काल्पनिक संख्या। ऐसी संख्याएं जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं होती हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखें अंडर रूट में -2 दिया हुआ है, अंडर रूट में -3, अंडर रूट में -4, इस तरह की संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अगला है दशमलव संख्याएं। वे संख्याएं जो पूर्ण नहीं होती हैं, संख्याओं का एक भाग अंश होता है, एक भाग मतलब अंश और हर होता है, एक भाग या एक अंश होता है, दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। मतलब संख्याएं जो पूरी नहीं होती हैं, वो किसी संख्या का एक भाग या अंश होती हैं, दशमलव संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0.5, 1.7, 2.75, इस तरह की संख्याएं जो है ये सभी दशमलव संख्याएं हैं। तो ये संख्याएं हो गई कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद विभाज्यता का नियम दिया हुआ है, यानी कि कौन सी संख्या किस संख्या से विभाजित होगी। तो देखें 2 से विभाज्यता का नियम है कि जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी दिया हो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। जैसे देखो ये संख्याओं के उदाहरण दिए हैं, पहले में 0 है, फिर 2, 4, 6, 8, इस तरह से लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई भी अंक आता है तो वो संख्या 2 से पूर्ण विभाजित होती है। 3 से विभाज्यता का नियम दिया हुआ है। जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो वे संख्याएं
3 से विभाजित होती हैं। जैसे देखें 27 दिया हुआ है, 2 + 7, 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना 9, 9 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो 27 में भी चला जाएगा। इसी तरह से 315, इसमें देखें 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 हो रहा है, इसमें 9 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हों वे संख्याएं 4 से विभाजित होती हैं। जैसे देखें 924 दिया, इसमें 24 जो है वो 4 से विभाजित हो रहा है तो ये संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से और भी संख्याएं दी हैं तो यानी कि अंत में जो संख्या 2 अंक दिए हुए हैं वो 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाज्य हो जाएगी। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? जिन संख्याओं के अंत में 0 या 5 हो वे संख्याएं 5 से विभाजित होती हैं। देखें जितनी भी संख्याएं नीचे उदाहरण में दी हुई हैं उनके अंत में या तो 0 है या 5 है। 6 से विभाज्यता का नियम, जो संख्याएं जिन संख्याओं के अंत में 0 2 4 6 8 ये दिए होते हैं और अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो वे संख्याएं 6 से पूरी तरह से विभाजित होती हैं। जैसे देखें ये संख्याएं दी हुई हैं, 6 से विभाज्य संख्याएं हैं। 8 से विभाज्यता का नियम, वे संख्याएं जिनके अंत के 3 अंकों में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाए वो संख्या 8 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे ये संख्या दी है 816 में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, इसी तरह से 168 में 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा तो ये सभी संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएंगी। 9 से विभाज्यता का नियम, जिन संख्याओं के अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो वे संख्या 9 से पूर्ण विभाजित होती हैं। जैसे 1431 दी हुई है, इसके अंकों का योगफल हो जाएगा 4 और 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये 9 से पूरा विभाजित हो जाएगा तो ये संख्या 9 से विभाजित है। इसी तरह से दूसरी संख्या भी दी हुई है। अब देखें पहला जो लेसन है उसमें जो फॉर्मूले यूज होना है वो दिए हुए हैं सूत्र यहाँ पे। तो पहला सूत्र दिया हुआ है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगला है एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा बटे एक संख्या। लासा बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे मासा और मासा बराबर एक संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे लासा। तो ये हो गया लासा मासा का। इसके बाद घातांक नियम है, यदि a की पावर m और गुणा में a की पावर n हो, यानी कि दो संख्याएं जिनका आधार समान हो गुणा में दी हो तो उन गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, यानी a की घाते m प्लस n हो गया। दूसरा है a की घाते m बटे a की घाते n, यानी आधार समान हो और घात जो संख्याएं उनकी जो है भाग में दी हुई हो आधार समान हो तो उनकी घातें घटती हैं। जैसे a की घाते m बटे a की घाते n बराबर a की घाते m माइनस n। अगला दिया है a की घाते m n। अगला देखें दिया हुआ है a b की घाते m, यानी कि दो संख्याएं थी गुणा में उनकी घात एक ही है तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, जैसे a की घाते m गुणा b की घाते m। इसी तरह से अगला दिया हुआ है a बटे b की घाते m बराबर हो जाएगा a की घाते m बटे b की घाते m। इसके बाद a की घाते 0, यानी किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान कितना होता है 1। यदि a की घाते m लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे a की घाते माइनस m, या a की घाते 1 बटे a की घाते m है तो इसको लिख सकते हैं a की घाते माइनस m। तो ये घातांक नियम ध्यान रखना है। तो ये पहला चैप्टर हो गया। पहले चैप्टर के सभी फॉर्मूले यही यूज होते हैं और ये कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं पार्ट 2 का, लेसन 2 का है बहुपद का। तो सबसे पहले दिया है चर, किसी समीकरण या बीजीय व्यंजक में वह राशि जिसका मान नहीं दिया हो चर राशि कहलाती है। इसे x y z आदि अक्षरों से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो चर राशियाँ क्या हैं? जिनका मान अनिश्चित होता है, मान नहीं दिया होता है, उसे चर राशि कहते हैं। अचर राशि, किसी समीकरण या बीजीय व्यंजक की ज्ञात राशियाँ अचर राशियाँ कहलाती हैं, उन्हें अंकों से व्यक्त करते हैं। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर एवं अचर संख्या या संख्याओं का समूह जिसमें योग, अंतर, गुणन तथा भाग की प्रक्रियाएं शामिल हों बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे इस तरह का 3x² + 5x + 7 या 2x + 9 या 5x² - 3y - 2, इस तरह से। बहुपद क्या होता है? यदि px बराबर a0 a1x + a2x² + a3x² प्लस डॉटेड लाइन an और x की पावर n के रूप का जो व्यंजक होता है वो वास्तविक संख्याएं मतलब बहुपद कहलाता है, जहां पर a0 a1 a2 a3 an क्या होती हैं? वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, इसके बाद पद क्या है? जब किसी बीजीय व्यंजक में प्लस या माइनस का चिन्ह लगा हो तो वह व्यंजक को अलग अलग भागों में बांटता है। इन भागों को ही हम क्या कहते हैं? पद। जैसे देखो 3x + 7 दिया है, इसमें दो पद हैं, एक तो 3x हो गया, एक हो गया 7।
अगला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9 में 3 पद हैं। यहाँ पे 2 प्लस के एक प्लस का एक माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें 3 पद हैं। गुणांक क्या होता है देखें अगला, जब किसी चर राशि में अचर राशि का गुणा किया जाता है तो उस अचर राशि को चर राशि का गुणांक कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 में x स्क्वायर का गुणांक 3 है और x का गुणांक कितना है 7। अगला है बहुपद की घात। किसी बहुपद की घात उसकी महत्तम यानी कि सबसे बड़ी घात होती है। ठीक है, किसी बहुपद की घात ही उसकी सबसे बड़ी घात होती है। जैसे x की घातें 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 में है, सबसे बड़ी घात कितनी है 4, तो इस बहुपद की घात हो गई 4। इसके बाद देखें अगला दिया है बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार जो हैं इसमें पहला होता है एक पदी बहुपद, यानी जिस बहुपद में एक चर हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर 7x या 5, इनमें सभी में कितने एक एक पद हैं, तो ये एक पदी बहुपद कहलाएंगे। अगला है द्विपदी बहुपद। जिस बहुपद में 2 पद हों उसे द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x में कितने पद हैं 2, एक 3x स्क्वायर और दूसरा 7x। अगला 9x प्लस 5 में एक 9x एक 5। अगला 7y माइनस 2 में, इसमें भी 2 पद हैं। त्रिपदी बहुपद, जिस बहुपद में 3 पद हों उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और 9x स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9, तो इसमें 3 पद दिए हुए हैं। शून्य पद क्या होता है, ऐसे बहुपद जिनमें सभी गुणांक शून्य हो, शून्य बहुपद कहलाता है। जैसे इस तरह का दिया है 0x स्क्वायर प्लस 0x या 0t, या इस तरह के दिए हुए हैं। रैखिक बहुपद क्या होता है, वे बहुपद जिनकी घात 1 हो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। सभी बहुपदों की घात क्या है 1 है, तो ये सभी क्या कहलाएंगे रैखिक बहुपद। अगला है द्विघात बहुपद। वे बहुपद जिनकी घात 2 हो उन्हें द्विघात बहुपद कहते हैं। इस तरह से देखें, पहला बहुपद दिया इसकी घात 2 है, इसकी भी 2 है, अगला तीसरा और चौथा इनकी घात भी 2 है, तो ये क्या कहलाएंगे द्विघात बहुपद कहलाएंगे। त्रिघात बहुपद, वे बहुपद जिनकी घात 3 हो उन्हें त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे जितने भी ये बहुपद दिए हुए हैं ये त्रिघात बहुपद हैं। बहुघात, वे बहुपद जिनकी घात n हो बहुघात बहुपद कहलाते हैं। अब देखें बहुपद का मानक रूप क्या होता है, जब किसी बहुपद को उसकी घातों के घटते क्रम में लगाया जाता है तो उसे बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे देखो x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 में क्या है, सबसे पहले 2 घात है, फिर 1 घात, फिर यहाँ पे 0 घात होगी, तो इनको किस क्रम में लगाया गया है, हमने घटते हुए क्रम में, अवरोही क्रम में घातों को लगाया है। तो इस तरह के जो बहुपद होते हैं वो इस तरह का रूप जो होता है वो क्या कहलाता है, बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अगला है बहुपद का शून्यक। एक वास्तविक संख्या अल्फा किसी बहुपद का शून्यक कहलाती है यदि p अल्फा बराबर 0 हो। रैखिक बहुपद का एक शून्यक होता है, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं और त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। अगला दिया हुआ है बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। द्विघात बहुपद px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का हो तो उसके शून्यक अल्फा तथा बीटा होते हैं, बीटा होते हैं, अल्फा तथा बीटा होते हैं। शून्यकों का योगफल, अब देखें शून्यकों का योगफल क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बटे ए, अगर इस तरह से मानक समीकरण दिया हुआ है तो। शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। यदि त्रिघात बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर दिया हुआ है यहाँ पे ए एक्स क्यू, ये ए बना हुआ है, ए बना लेना है, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप का है तो उसके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा होते हैं। ठीक है, तो शून्यकों का तब योगफल क्या होता है, योगफल होता है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए। अगला एक बार 2 शून्यक लेकर उनके गुणनफलों का योगफल, ये होता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटे ए। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक, यानी अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटे ए। यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो त्रिघात बहुपद क्या होता है, तो इसके लिए त्रिघात बहुपद जो होता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो द्विघात बहुपद क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो कुछ महत्वपूर्ण बीजीय व्यंजक या सर्व समीकरण दी हुई हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
अगला a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला है x प्लस ए और x प्लस बी, ये अलग अलग कोष्टक में दिया है तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अगला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अगला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस और कोष्टक में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। अगला दिया है छठवां ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर दो कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगला दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगला है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। अगला है ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला है ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके बाद देखें तीसरा चैप्टर दिया है दो चर वाले रैखिक युग्म। ठीक है, तो देखें समीकरण, इसमें पहली हेडिंग है समीकरण। तो गणितीय प्रतीकों और संख्याओं से बना गणितीय कथन समीकरण कहलाता है जो दो वस्तुओं या तथ्यों को समान या तुल्य बताता है। समीकरण में दो पक्ष होते हैं, पहला पक्ष बायां पक्ष, इसको लेफ्ट हैंड साइड SIDE होगा ये साइड, तथा दूसरा पक्ष दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड कहलाता है। एक ही संख्या के समीकरण के दोनों पक्षों में जोड़ने, घटाने, गुणा करने या भाग देने से समीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है समीकरण में दो पदों को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने की प्रक्रिया जो होती है वो पक्षांतर कहलाती है। मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष में अगर ले जाएं हम तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? पक्षांतर। अब देखें पक्षांतर करने पर चिन्ह बदलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, और गुणा का हो जाएगा भाग और भाग का हो जाएगा गुणा। इसी तरह से इस साइड से भी बदलेंगे तो ये चिन्ह बदलेंगे। रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? रैखिक समीकरण का मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। दो रैखिक समीकरण दिए हों तो उनके मानक समीकरण क्या होते हैं? दो रैखिक समीकरण दिए तो मानक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होते हैं। अब देखें रेखाओं की सुसंगतता हमें ज्ञात करनी है। यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी, अद्वितीय हल होगा और रेखाएं संगत होंगी। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 तो समपाती रेखाएं होती हैं और इनके अनेक हल होते हैं और समीकरण निकाय जो होते हैं वो संगत होते हैं। यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2 के तो रेखाएं समांतर होती हैं, इनका कोई हल नहीं होता है और समीकरण निकाय असंगत होता है। दो रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां, जो हल करने की विधियां हैं, देखें हल करने की यहाँ 5 विधियां हैं। एक ग्राफीय विधि, एक तुलनात्मक विधि, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विलोपन विधि और एक बज्रगुणन विधि। अगला है किसी रैखिक समीकरण में किसी भी संख्याओं को जोड़ने, घटाने, गुणा करने तथा भाग देने पर दोनों सदैव समान रहते हैं। ये अपन ने पहले ही पढ़ लिया है। अब अगला चैप्टर दिया हुआ है द्विघात समीकरण का। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। द्विघात समीकरण बनता कैसे है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 से। अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि माइनस बी बटे ए होता है। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि सी बटे ए। देखें विविक्त कर होता है। विविक्त कर क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है विविक्त कर। अब देखें अगर कोई द्विघात समीकरण दिया हुआ है तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो उसके लिए हमें विविक्त कर लगाना होता है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 तो मूल वास्तविक और समान होंगे, यानी एक्स के मान दोनों एक जैसे निकलेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 तो मूल कैसे होंगे? काल्पनिक, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर माइनस में आता है तो मूल काल्पनिक होंगे उसके। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, देखें हल करने की यहाँ पे जो विधियां हैं वो विधि यहाँ पे 3 विधियां हैं। सबसे पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी विधि क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा करना है।
श्रीधराचार्य का सूत्र जो होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a ये होता है। तो इस तरह से 4 जो लेसन है 4 लेसन के फॉर्मूले हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और इसके दूसरे पार्ट में मैं सभी लेसन के और जो बचे हुए हैं उनके सभी लेसन के फॉर्मूले लेकर के आऊँगा। इसको आपको याद कर लेना है और अपने मित्रों के साथ भी इसको शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।